हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चंस और उसके आंसर। कुछ क्वेश्चंस पिछले सेशन में करवाया जा चुका है, वहां से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं भाई कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था। तो फर्स्ट ये आपका हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी करवाया जा चुका है, ये भी करवाया जा चुका है पिछले सेशन में। और हाँ, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन कराना था, ठीक है। कंटिन्यू रखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। शुरू करें इससे पहले बता दें कि क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके NCERT बुक में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेगा इसका मतलब वो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन होंगे, क्रियाकलाप वाले, या फिर डिस्क्रिप्टिव वाले होंगे। जो क्वेश्चंस मतलब जब आपके शुरुआत हुई थी ये लेक्चर, ये मतलब चैप्टर का, तो उसमें वो चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन करके एग्जांपल के साथ करवाया गया है, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके साथ आंसर भी लिखा गया है, ठीक है। ये जो आंसर लिखा गया है, ऐसा नहीं कि यही आपको लिखना है, साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताएंगे, उसको भी आप लोग बिल्कुल सुनिए और नोट भी करिए, नोट डाउन करके हुए चलिएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो जैसा कि जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का ये अणु सूत्र है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं, इसका ये अणु सूत्र है या रासायनिक सूत्र है, ठीक है। क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaOCl2। अब जो रासायनिक सूत्र पूछा, रासायनिक नाम भी पूछ सकता है कि रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। किसका रासायनिक नाम? ब्लीचिंग पाउडर का। तो नोट कर लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर का है CaOCl2 और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसके बारे में जब बताया शुरुआत हुई थी ये चैप्टर, क्या बोलते हैं चैप्टर, तो इसका यूज, इसका गुण, इसका कह सकते हैं कैसे निर्माण हो गया, सारी चीजें बताया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होंगे वो कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, अब आप वहां पे अच्छे पढ़े होंगे ना, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण भाई कैसे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOS2, ठीक है। इसे बूझा चूना भी बोलते हैं। इसका जो है क्लोरीन के साथ जब क्रिया करवाया जाता है तो CaOCl2 बोले तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, साथ में H2O गैस की भी, H2O की भी प्राप्ति होती है। H2O मतलब जल की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा इसमें, उस पदार्थ का नाम बताइए। तो पदार्थ का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर अणुसूत्र लिखना होगा तो CaOS2, ठीक है। इसको क्लोरीन से क्रिया करवा के क्या बनता भाई? CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? यह भी करवाया जा चुका है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। ये इसका अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट ये रासायनिक नाम है। इसे बोलते हैं धोने का सोडा, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहां करते हैं भाई? कठोर जल को मृदु करने में। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और ये क्या है? बेकिंग सोडा है। हाँ बिल्कुल, बेकिंग सोडा है ये, जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है। तो NaHCO3 ये अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र है, किसका है? बेकिंग सोडा का या खाने वाले सोडा का। और रासायनिक नाम पूछेगा
तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, ये चीजें पहले भी बताया जा चुका है। ओके, तो अगर इसको हम गर्म करेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी, ये पूछा है। तो गर्म करेंगे तो मिलेगा Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल भी मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसमें केवल समीकरण लिखना था। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और अगर हाफ के स्थान पे 2 आ जाए तो क्या बन जाता है भाई, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जिप्सम की प्राप्ति होती है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, ये किसका है भाई, ये जिप्सम का है। और इसका आप अगर रासायनिक नाम लिखना चाहे तो रासायनिक नाम भी ले सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं, ये रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है, ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। क्या है भाई, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी रासायनिक नाम लिख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, ये डाइहाइड्रेट है, ये हो जाएगा हेमीडाइहाइड्रेट। हेमीडाइहाइड्रेट हाइड्रेट। ठीक है, ये इसका है, किसका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी, ये हेमी है। ठीक है, ये हेमी है, हेमी हाइड्रेट। यहां पे क्या था, डाइहाइड्रेट था, यहां पे हेमी हाइड्रेट है। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये हो गया आपका जिप्सम का रासायनिक नाम। ये बताया भी जा चुका है, इसका यूज, इसका निर्माण, ये सारी चीजें पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज में बता दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये करवाया जा चुका है क्या, नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट 10, 11, 12, अच्छा ओके। तो क्वेश्चन कौन सा था भाई, ये कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ भी चुके हैं कि लिटमस क्या होता है। पहले तो ये होना चाहिए आपको, तो सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। ये किसी के बारे में बताता है कि वो उसकी प्रवृत्ति के बारे में बताता है कि वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, उसके गुण के बारे में बताता है। तो लाल से नीला हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, क्षार होगा। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, लाल से नीला हो रहा है, क्षार होगा। अगर नीला से लाल होता तो क्या हो जाता, अम्ल हो जाता। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब ऑप्शन में चेक करना बड़ा आसान है ये। ठीक है, आपको ऑप्शन में चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 7 से अधिक उसका वैल्यू दिया गया है, मान दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 7 से कम देता तो क्या हो जाता भाई, अम्ल हो जाता। 7 अगर देता तो क्या हो जाता, उदासीन हो जाता। 7 से अधिक हमको देखना है तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर चूज करेंगे तो ऑप्शन डी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 है, बोले तो 7 से अधिक है, तो क्या है ये, क्षार है। ठीक है, और ये एमसीक्यू लेवल क्वेश्चंस है, ये भी आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। ये भी बताया जा चुका है, चूने के पानी को दुधिया कौन सा करता है भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और इसका यूज हमारे जो है अमाशय में भोजन को पचाने के मदद करता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब इसका 10 ml है, इसका 8 ml, दोनों अगर मिल रहा है, विलयन कराया जा रहा है तो क्या हो रहा है, उदासीन हो जा रहा है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लेते हैं, पहले 10 था 20 कर दिया, मतलब 2 से गुणा कर दिया है ना, ये तो लग रहा है 10 दूना 20, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अब ये आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो साइंस क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग में आता तो रीजनिंग क्वेश्चन हो जाता। अब मैथ्स तो आपको साइंस हो या फिर रीजनिंग करना ही होता है, इसलिए मैथ्स तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छे सीख लिए हैं तो रीजनिंग और साइंस में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो हाई स्कूल वाले जो बच्चे बोर्ड्स वाले हैं ना, वो मैथ्स पे भी अच्छे से आप साथ में केयर करते हुए चलिएगा और पूरा समय दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 10 से 2 गुणा कर देते हैं तो 20 बन जाता है। सेम 8 में 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 16 ml। आपका ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बताया भी जा चुका है। जब पेट में एसिड वगैरह हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब पेट दर्द करने मतलब पेट दर्द करता है तो वो हमको कुछ दवाइयाँ देते हैं ना, तो उस दवाइयों में कुछ एंटीसिड का भी यूज होता है, क्षार का, जो हमारे जो अम्ल ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा एसिड, उसको क्या तोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। तो डॉक्टर जो देते हैं दवा वो एंटासिड भी कह सकते हैं। आपका ऑप्शन सी, ठीक है, एंटासिड नामक क्षार, ये क्षार ही होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा एंटासिड। ठीक है, नेक्स्ट ये बताया भी जा चुका है, ये पहले भी बताया जा चुका है एंटासिड के बारे में। ठीक है, निम्न अपक्रिया के पहले सब समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। आपके पेपर में या मतलब आपके जो बुक है ना NCERT का, उसमें ये रासायनिक नाम दिए गए हैं। उसमें बोला गया था कि आप संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण लिखने के लिए संतुलित समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले आप उसका रासायनिक समीकरण, आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, वो लिखेंगे, इसके बाद संतुलित करेंगे। हालांकि यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया गया है, ये आपके क्वेश्चन है, उसके साथ में ये आपके क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं, साथ में ये आपका आंसर है। ठीक है, साथ में क्या है भाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्यों समीकरण संतुलित नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी करवाया जा चुका है। इस टाइप क्वेश्चंस आपके पहले वाले जो चैप्टर थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन से कराए गए, वहाँ पे आप सीख गए होंगे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चंस करा दिया गया। हाँ, एक दो चेक कर लेते हैं अगर कहिए तो। जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये जो LHS का पार्ट होता है, ये क्या होता है, अभिकारक है ना, और ये बराबर के उस साइड जो RHS का पार्ट होता है, ये क्या होता है भाई, उत्पाद होता है। बोले तो जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, जो उससे उत्पन्न होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दोनों की तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और बराबर नहीं है तो इसका मतलब असंतुलित है, और जब असंतुलित है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम कब फॉलो करेगा, जब आपका समीकरण संतुलित होगा। और संतुलित नहीं है, असंतुलित है, जिसे ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं H के 2 हैं, SO के 4 हैं, SO के 4 हैं, और Zn सिंगल है, मीन से संतुलित है। वैसे भी संतुलित करके ही डेटा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सो आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए इसे, ये सारे जो है संतुलित है। यहाँ देख लीजिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, Cl सिंगल है, Cl यहाँ पे क्या भाई, Cl सिंगल नहीं है, Cl के पहले 2 है ना, तो 2 Cl है, यहाँ Cl 2 है, Mg सिंगल है तो Mg सिंगल है। ठीक है, तो ये चारों जो क्वेश्चंस के आंसर है बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसकी शॉर्ट लेना चाहिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोलने का मतलब ये है कि वर्षा का जल जो होता है ना, उसमें विद्युत धारा क्या प्रवाह करती है, बट ये जो हमारा जो शुद्ध जल होता है, जो आश्रित जल होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दें कि कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ अगर अम्लीय है तो उसमें हाइड्रोजन आयन के गुण पाए जाएंगे। ठीक है,
मीन्स हाइड्रोजन आयन के जो सांद्रता होती है उसमें पाए जाते हैं। अगर नहीं पाए जाएंगे हाइड्रोजन आयन का, इसका मतलब वो अम्लीय नहीं है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो आश्रित जल शुद्ध होते हैं बिल्कुल, जिसमें आयन नहीं बनता है। अब जब शुद्ध है तो उसमें आयन बनेगा नहीं ऐसे, ठीक है। तथा विद्युत चालन करता है। और विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है वर्षा के जल में। अब देखिए वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं। वर्षा के जल में अम्ल क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जब वर्षा के जल होता है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, उसके कुछ गैसों की मात्रा पाई जाती है, जिससे वो क्या करते हैं आपस में अम्लीय बना देते हैं, ठीक है। लिखा भी होगा क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर क्या बना देते हैं? इसे अम्लीय बना देते हैं, ठीक है। और जब अम्लीय बना देंगे इसका मतलब हाइड्रोजन आयन उसमें उत्पन्न होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन मतलब अम्ल ये जो आयन उत्पन्न करता है और जिनके कारण विद्युत धारा का क्या होता है? चालन हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? वही आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आयन होने चाहिए अम्लीय होने के लिए। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं है, उसकी सांद्रता नहीं है, तो क्या भाई वो अम्लीय नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते हैं। अब H2O आपको पता है जल का जो है सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है। अब उसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, तो क्या होगा भाई? अब देखिए हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाता, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, अम्लीय होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन अलग हो पाते हैं तथा अम्लीय अवलेक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 5 विलयनों ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है जैसे ए क्या है? 4 है, B क्या है? 1 है, C क्या है? 11 है, ठीक है, D क्या है? 7 है और E क्या है? 9 है। ये 5 प्रकार के अलग अलग टाइप के विलयन है, जिसमें ये आपको 4, 1, 11, 7, 9 ये pH वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और आपको बताना है इसमें से कौन सा उदासीन है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा दुर्बल अम्लीय है, कौन सा दुर्बल क्षारीय है, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ें पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि कौन सा प्रबल अम्लीय होता है, कौन सा दुर्बल क्षारीय होता है, बट एक बार फिर यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे pH वैल्यू। pH वैल्यू हम लोग देखते हैं सबसे पहले pH स्केल पे, ठीक है। तो ये आपका 14 और ये 0 से शुरू होता है ना, 0 से शुरू होता है। अब बीच में आपका 7 होता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। जो 7 है ना भाई, ये क्या है? ये उदासीन है ना। 7 पे क्या होता है भाई? उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, ठीक है। 7 पे उदासीन है, 7 से ज़्यादा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। कितना पता ही है, बताया भी जा चुका है। 7 से कम कैसा प्रवृत्ति रहेगा भाई? अम्लीय, ठीक है। तो 7 पे उदासीन होगा, 7 से कम अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। और जो अम्ल होता है ये खट्टा होता है, मतलब उसका स्वाद, और जो क्षारीय होता है ये क्या होता है भाई? कड़वा होता है या फिर तीखा होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? देखना है कि प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, ठीक है, और साथ ही साथ प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय। अब
यहाँ से आप देख सकते हैं, तो प्रबल अम्लीय यही है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अम्ल होगा, अम्लीय का गुण होगा, ठीक है। और दुर्बल जो है ये प्रबल से कम होगा, मतलब जितना प्रबल अम्लीय होगा उससे कम दुर्बल अम्लीय होगा, ठीक है। सेम इधर चलेंगे तो जितना प्रबल क्षारीय है उससे कम दुर्बल क्षारीय होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 5 और 6 ले लेते हैं। इसमें पूछा जाएगा कौन सा प्रबल अम्लीय है या कौन सा प्रबल क्षारीय है, ठीक है। तो क्षारीय तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल यही आपको बताना है। तो 5 और 6 में जितना, देखिए 7 से जितना पीछे चलेंगे उतना वो अम्लीय होता जाएगा, ठीक है। उसमें उतना ही अम्लीयता का गुण पाया जाएगा। तो 7 से जितना पीछे चलेंगे, जैसे 6 है ना, 7 से 6 में अम्ल पाया जाता है, 6 के बाद 5 में और भी ज्यादा अम्ल पाया जाता है, और ज्यादा अम्लीय होता है, 5 से 4 और भी ज्यादा अम्लीय होता है। मीन्स हम कह सकते हैं जितना बाएं साइड हम चलेंगे उतना ही क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 5 और 6 अलग अलग पीएच वैल्यू अगर पूछा जाएगा दोनों में सबसे ज्यादा खट्टा कौन सा है, तो 5 वाला है, ठीक है। 6 वाला नहीं है क्योंकि इससे कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रबल अगर अम्लीय पूछा जाएगा तो हो जाएगा 5, और ये आपका दुर्बल क्षारीय पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। मतलब प्रबल अम्लीय मतलब 5 में अम्लीयता ज्यादा है, किससे? 6 से। तो ये दुर्बल अम्लीय हो जाएगा और वो प्रबल अम्लीय हो जाएगा। सेम इधर ही चलता है, तो बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ बाएं साइड हम लोग चल रहे थे ना, यहाँ राइट साइड जितना 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे उतना उसमें क्षारिकता या क्षारक का जो है गुण बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी क्षारकता की। सो जैसे मान लीजिए 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लिए 9 और दूसरा ले लिए 12। अब 7 से आगे बढ़ेंगे तो 8 में क्षारकता पाई जाएगी, 8 से ज़्यादा 9 में, 9 से ज़्यादा 10 में, 10 से ज़्यादा 11 में, एंड ऐसे 14 में सबसे ज़्यादा क्षारकता का गुण पाया जाता है ना। तब 9 और 12 में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षारकता किस में होगा, 12 में होगा। तो जब 12 में होगा तो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारीय में 12 हो जाएगा, है ना। और दुर्बल मीन्स इससे कम, प्रबल से कम दुर्बल, है ना। तो दुर्बल में क्या हो जाएगा 9। तो जितना मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना प्रबल क्षारीय होगा, जितना मिनिमम वैल्यू होगी उतना प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है। और ये चीज़ है ना, जैसे प्रबल अम्लीय हुआ या प्रबल क्षारीय हुआ, ये चीज़ें बिल्कुल जो है एग्जाम्पल के साथ भी बताया जा चुका है इसके पहले वाले लेक्चर में। लेक्चर दूसरा ही होगा शायद, ठीक है, जो क्वेश्चन कराया जा रहा था उससे पहले वाले लेक्चर में। सो जो बच्चे नए हैं ना वो जाके वहाँ से साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो भाई सॉरी, उदासीन क्या है, 7 होता है, ठीक है। प्रबल क्षारीय मीन्स अम्लीय से, अम्लीयता से ज्यादा हो, प्रबल अम्लीय जिसमें होगा ना उससे थोड़ा ज्यादा। तो प्रबल अम्लीय जो सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। और प्रबल क्षारीय मीन्स कह सकते हैं कि आपका जो सबसे मैक्सिमम क्या है, सी, है ना। ये क्षारीय पूछा है ना, 7 से ज्यादा होगा। और प्रबल अम्लीय हो गया 1। दुर्बल अम्लीय में क्या हो जाएगा, इससे कम होगा, इससे कम क्या 4। और दुर्बल क्षारीय में क्या हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदासीन 7 हो जाएगा, प्रबल क्षारीय 11, मतलब 11 जो है इनमें सबसे ज्यादा है। और हाँ एक चीज बता दो, कभी भी जब प्रबल क्षारीय या दुर्बल क्षारीय पूछेगा ना तो 7 से ज्यादा ही वैल्यू देगा, 7 से कम नहीं देगा ना 7 देगा। क्यों? क्योंकि 7 देगा तो उदासीन हो जाएगा, क्षार होगा ही नहीं। और 7 से अगर कम दे देगा तो अम्लीय हो जाएगा। इसलिए जो वैल्यू देगा प्रबल क्षारीय में या दुर्बल क्षारीय में वो हमेशा 7 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो आपका एक क्वेश्चन और इसी में है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। मीन्स ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन के आरोही क्रम में लिखने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा अम्लीयता पाई जाती है, उसका आरोही क्रम लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, 11 है ना। 11 के बाद
क्या है 9 है, 9 के बाद 7 है, 7 के बाद क्या है भाई 4 है एंड 1 है। इसका हम लोग देते हैं बिलियन का नाम, जो बिलियन का नाम दिए गए थे। तो 11 जो है सी का है और 9 जो है ये आपका डी का है, ठीक है, सॉरी डी का 7 है, 9 का ई है, ठीक है, ई है, इसको ई कर लीजिएगा। और 4 जो है आपका ए का है एंड लास्ट जो है बी, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ सकता है अंकों में या फिर आपका अल्फाबेट वाले जो दे गए हैं बिलियन उसमें भी पूछा जा सकता है। ये आपका पेज वैल्यू है, ये आपका क्या है भाई जो बिलियन के नाम दिए गए हैं कि अलग अलग तरह के बिलियन होंगे, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा है ना भाई। चलिए कोई दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और हाँ भाई अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर तो बिल्कुल करिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। हाँ बिल्कुल, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए भाई जो पीएच वैल्यू है 6 दूध का है, अब जब वो क्या कह रहा है दही बन जाने पर, मतलब वो फट जा रहा है दूध, है ना, वो खट्टा हो जा रहा है, दही बन जा रहा है। इसका मतलब उसमें देखिए लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कोई भी अगर दूध अगर खट्टा है उसमें पाया जाता है या फिर दही है, ठीक है। तो जब लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा इसलिए इसका मतलब ये है क्या अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा। तो अगर 6 है तो 6 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि खट्टा हो जा रहा है ये। अब दूध नॉर्मल 6 है तो उतना तो खट्टा है ही नहीं। अब अगर वो खट्टा दही बन गया तो खट्टा हो जाएगा, और जितना खट्टा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अम्लीयता की श्रेणी में और भी कम हो जाएगा, मतलब और ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी कम हो जाएगी। तो वही क्वेश्चन कह रहा है ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, ठीक है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, आपको पता ही होगा, ये बताया भी गया है, और इसलिए दही के पीएच का मान 6 से कम होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पीएच का मान 6 से कम होगा और लैक्टिक अम्ल का निर्माण इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताया भी गया था आपको कि बेकिंग सोडा के बारे में ना, बेकिंग सोडा कि जो दुधार लोग होते हैं ना, दूध वगैरह देने आते हैं, उनका दूध आप देखेंगे तो गाढ़ा दिखाई पड़ेगा, है ना। और कभी ऐसा होगा कि आप 3-4 घंटे कच्चा दूध ही है भूल गए रखने के लिए, गर्म करने के लिए, तो फटेगा भी नहीं। तो वो लोग पता है क्या उसमें बेकिंग सोडा मिलाए रहते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा उसमें मिलाया रहता है जिससे दूध जो है काफ़ी टाइम तक मतलब सुरक्षित रहे, फटे ना जल्दी, और साथ ही साथ थोड़ा गाढ़ा दिखाई पड़े, ठीक है। अब पता है जैसे अब दुधार लोग ले आएंगे दूध, आप लोग के पास मतलब आप लोगों के घर भी आते होंगे, देखते होंगे कि जब ऐसा देखते होंगे कि गाढ़ा दूध है, कहते होंगे अरे भाई बहुत अच्छा दूध दिया है, ठीक है, कहते होंगे ना। लेकिन उसके पीछे का क्या लॉजिक है कि उसमें बेकिंग सोडा मिला है, ठीक है। खैर वो अलग बात है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। वैसे नॉर्मल हम कह सकते हैं नॉर्मली जितने भी दुधार लोग हैं ना लगभग 60%, 100 में 60% इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, इसी में क्वेश्चन है ए और बी, इस यही क्वेश्चन है कि ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। और ये सॉरी ये सारे क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, ठीक है। देखिए ताजा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये बैक्टीरिया होते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा ये जीवाणु है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूध को अम्लीय बना देता है, ये क्या है दूध में उपस्थित ये बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस क्या है बैक्टीरिया जीवाणु है, दूध को अम्लीय बना देता है। ये दूध को क्या बना रहा है अम्लीय बना रहा है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय क्षारीय बना रहे, जिससे लंबे समय तक बना रहे, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, ऐसे सीधे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, कोई भी चीज न्यूट्रल करेगा, फिर उसको पुनः जो है दही के रूप में बदल देता है। देखिए क्या है ना, पहले लैक्टिक अम्ल पाया ही जाता है, आपको पता ही है। अब लैक्टिक अम्ल और अगर बेकिंग सोडा साथ में मिल रहा है तो क्या करेगा, सबसे पहले ये न्यूट्रल कर देगा,
उसके बाद धीरे 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 वो दही बन जाएगा। अरे वो हो जाएगा क्या, दही बन जाएगा। हाँ ठीक है। आपको पता होगा दही बनाने के लिए दही जमाना पड़ता है। दही जमाने के लिए क्या, थोड़ा सा भी दही हो ना, थोड़ा सा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल ज़्यादा दही में पाया जाएगा। जो दूध होता है, अब दूध तो नॉर्मली उतना खट्टा होता नहीं है क्योंकि इसका pH वैल्यू 6 है। ठीक है। अब दूध कैसे जमाते हैं, देखिए दही कैसे जमाते हैं। देखिए दही का थोड़ा सा भी अगर दही मिल गया है ना, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दूध ले लिए, अगर दूध में बेकिंग सोडा मिला है तो वो पहले न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, थोड़ा लेट जमेगा। लेकिन अगर बेकिंग सोडा नहीं मिला है तो थोड़ा जल्दी फास्ट जम जाता है। तो ये भी तरीका है पता करने का कि जो दुधार दूध देते हैं वो क्या बेकिंग सोडा मिला है कि नहीं। अगर आप दही बनाते होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये स्लाइड आपका आज लास्ट स्लाइड है, मतलब ये आपका जो चैप्टर दूसरा है ना, अध्याय दूसरा, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर थर्ड, कौन सा है भाई, धातु एवं अधातु। बड़ा अच्छा चैप्टर है, वो उसको देखेंगे। अभी तो हालांकि क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या है भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, क्वेश्चन शायद हो चुका है। क्यों, क्योंकि पता है इसमें ना एक ठोस पदार्थ जिप्सम बन जाता है। ठीक है, यही इसको नोट कर लीजिए, जिप्सम बन जाता है, इसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ ऐसा मान्यता है, मतलब कहते हैं लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों नाम रखा गया, क्योंकि उसके जो उसका यूज़ किया गया है ना जिप्सम का, वो पेरिस वगैरह से आया था, इसलिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रखा गया। ठीक है, खैर वो अलग बात है। यहाँ पे देखते हैं उदासीनी करण अपक्रिया क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा वो डिपेंड करता है एग्जाम जब पेपर होगा उसमें, क्योंकि पता है लिखने के लिए भी आ सकता है उदासीनी अपक्रिया क्या है, यह कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण उदासीनीकरण अपक्रिया है, या उदासीनीकरण मतलब इसका अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होता है हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जब अम्ल और क्षार साथ में मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, वही हमारा क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया है। ठीक है, बस वही सिंपल। तो देखिए क्या है भाई, वो अपक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अपक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी बताया गया, इस अपक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके उदासीन बना देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर अम्ल और क्षारक मिल जाएंगे तो क्या कर देंगे भाई, न्यूट्रल बना देंगे। उदासीनीकरण मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं। तो नोट कर लीजिए, हालांकि इससे पहले भी ये उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, इसको भी लिखवाया भी जा चुका है। सो नेक्स्ट है, आखिरी क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताया भी जा चुका है पहले भी, बट यहाँ भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले धोने का जो सोडा होता है ना, धावन सोडा जिसे बोलते हैं, इसका सबसे पहले फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र पता ही होना चाहिए। Na2CO3 × 10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है, और इसका जो है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब इसका यूज देख लीजिए, तो कांच साबुनियम कागज उद्योगों में होता है। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने में होता है। अभी ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से ये यूजेस हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट बेकिंग सोडा देखते हैं, तो NaHCO3 ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इसका फार्मूला है किसका, बेकिंग सोडा को, और इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका उपयोग देख लेते हैं आमाशय में अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में। ठीक है, ज़्यादा एसिड हो गया तो दवा के रूप में बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, या फिर मतलब और भी साथ में क्या इसका यूजेस है, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, इसका बेकिंग पाउडर में बनाने में यूज़ करते हैं। सो आपका जो है दूसरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सारे कराए जा चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट नया अध्याय के साथ, नया चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल भी रखते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।